जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर। हम लोग देख चुके हैं इतिहास में समाजवाद एवं साम्यवाद में हम लोग पहला टॉपिक यानी पार्ट 1 का चर्चा कर चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे समाजवाद की उत्पत्ति कब हुआ। तो समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में। समाजवाद की उत्पत्ति हुआ था कईवीं शताब्दी में, तो 18वीं शताब्दी में। ये सभी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में हम लोग देखा था कि जब समाजवाद का विकास हुआ तो क्या हुआ कि समाज दो वर्गों में बटा, एक पूंजीपति वर्ग बटा और दूसरा श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग जो था वो क्या था कि श्रमिकों का शोषण करता था और उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह होता था, पूंजी होता था, जिसके वजह से मजदूर को ज़्यादा सताया करता था और उसे ज़्यादा देर तक काम कराता था और उसके बदले मजदूरी भी उसे कम मिलता था, जिससे श्रमिक लोग हमेशा बहुत ज़्यादा अपने आप को अक्षम समझने लगे थे। अब उसी तरीके से जब ये पूरे तरीके से विचारधारा प्रबल होने लगा, बार बार मजदूरों को सताया जाने लगा, तो कुछ समाजवादी लोग, ये हम पढ़ा चुके हैं, पार्ट 1 वीडियो पूरा अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। उनमें हम बोले थे कि रॉबर्ट ओवन थे, कार्ल मार्क्स थे, एंगल्स थे, फॉरियर थे, लुई ब्लां थे, सेंट साइमन थे इत्यादि। ये सभी लोग जो थे वो समाज सुधारक थे, है ना। समाज को सुधारने वाले लोग थे। समाज चाहते थे कि समाज में सभी का हक मिले और सभी कोई आगे बढ़े, चाहे वो मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी वर्ग हो। किसी भी वर्ग के बीच में किसी भी प्रकार की भावना न उत्पन्न हो जिससे कि आपस में विखंडन हो जाए। इसी को रोकने के लिए इन तमाम बुद्धिजीवियों ने अपना अपना मत देना शुरू किया। उसमें एक रॉबर्ट ओवेन थे। इन्होंने कहा कि देखिए, एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, क्योंकि जब तक मजदूर को सही तरीके से आप अगर उस मेहनताना अगर नहीं देते हैं, मतलब उनका जो श्रम करता है, जो मजदूरी करता है, और अगर आप मजदूरी नहीं देते हैं तो वो जो है से सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। किसी भी तरीके से कार्य को करने में वो सक्षम नहीं होगा, यानी कि ना तो अंदर से उन्हें मन लगेगा और ना ही वो किसी तरीके से अच्छा कार्य को कर सकता है। तो ये हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। आप पार्ट 1 को अच्छे तरीके से आप देखिएगा। आइए आज हम एक महान बुद्धिजीवी चिंतक कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जो इतिहास रहा है, कार्ल मार्क्स का जो जीवन काल रहा है, वो 1818 से लेके 1883 तक, यानी कि जन्म 1818 में हुआ और मृत्यु 1883 में। आइए हम लोग लाइन वाइज लाइन बिहार सरकार की बीटीवीसी पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे, और जहां हमें लगेगा कि इस शब्द में बच्चे लोग को प्रॉब्लम हो सकता है तो मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा। और आप भी क्या कीजिएगा कि इसको लाइन बाइज लाइन करके और सही तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और हम सभी एक कल्पना करेंगे कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अच्छा सिद्ध होगा। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, आप सभी देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जी का जन्म कब हुआ था। तो 5 मई 1818 ईस्वी को कौन सा देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। अब देखिए, जर्मनी में हुआ तो, लेकिन जर्मनी तो देश का नाम हुआ ना। अब जर्मनी के एक जगह था राइन प्रांत के ट्रियर, राइन प्रांत के ट्रियर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राइन प्रांत के ट्रियर, ध्यान रखिएगा, राइन प्रांत के ट्रियर।
राइन प्रांत के ट्रियर में, राइन प्रांत के ट्रियर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था वो कौन से परिवार में हुआ था? यहूदी परिवार, यहूदी है ना, यहूदी परिवार में हुआ था। अब देखिए, तो आपने समझ लिया कि इनका जो पारिवारिक संबंध रहा वो यहूदी परिवार से रहा, है ना। और यहूदियों के बारे में तो आपने बहुत ही विस्तार से कहानी क्लास 9th में पढ़ा होगा कि हिटलर, हिटलर के बारे में आपने जाना होगा कि हिटलर जो था वो यहूदी परिवार को देखना नहीं चाहता था। ये क्लास 9th के इतिहास में दिया गया था कि और हिटलर ने क्या किया था कि यहूदी लोग को जो है से एक लाइन में खड़ा करके और बहुत सारे यहूदियों को खौलता हुआ तेल में, कड़ाहा में उसे डाल दिया था। और बहुत सारे जो विकलांग लोग थे उन लोगों को जो है से कि कटवा दिया था, बर्बाद कर दिया था, इसलिए उसका नाम पड़ा था हिटलर। तो खैर ज़्यादा हमको विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं, विषय से विषयांतर होने की ज़रूरत नहीं है। करा है कि ये यहूदी परिवार में जन्म लिए थे, है ना। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिताजी का नाम जो था वो देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक था, हेनरिक मार्क्स, है ना। उसके बाद में तो हेनरिक मार्क्स जो थे वो पेशे से क्या थे? वकील थे। इनके पिताजी, कार्ल मार्क्स के पिताजी पेशे से क्या थे? वकील थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट करके आप पढ़िएगा, क्योंकि बिना पॉइंट वाइज करके पढ़ने से बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर आप अच्छे तरीके से अभी पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर याद करने में इसको प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा है कि विधि की शिक्षा, सॉरी, बाद कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध वकील थे, सॉरी, हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की थी। कि विधि, विधि मत तो होता है ना लॉ, जो जिसे वकालत कहते हैं, वकील, है ना, वकालत की शिक्षा ग्रहण की थी। परंतु 1836 में वो बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय वो चले गए। कौन गए? ये क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो कहाँ चले गए? बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। इस बात को ध्यान, 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। और मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स जो थे वो हिगेल, ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स जी जो थे वो हिगेल, हिगेल एक प्रबुद्ध चिंतक थे। हिगेल एक प्रबुद्ध चिंतक थे, बहुत अच्छे विचारक थे हिगेल। ध्यान रखिएगा, हिगेल के विचारों से प्रभावित था। 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी, 1843 में उसने बचपन की मित्र जेनी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जेनी, से क्या कर लिए? विवाह किया। और कब किया? 1843 ईस्वी में। जानते हैं कि इनका कार्ल मार्क्स जी का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में, और विवाह किए थे 1843 ईस्वी में। उनके बचपन के मित्र थे कौन? जेनी। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो, देखिए मॉन्टेस्क्यू और रूसो और इसके बाद में हिगेल, ये सभी प्रबुद्ध चिंतक थे, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, है ना। तो राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में, ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स की मुलाकात कहाँ? पेरिस में। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस, पेरिस में, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से। ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में कितना ईस्वी में? 1844 ईस्वी में। किताब में देखिएगा साहब, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जिससे जीवन भर
उसकी गहरी मित्रता बनी रही, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। और आगे एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। ध्यान रखिए, पहले तो रॉबर्ट ओवन वगैरह थे कि जो जानते थे कि ये बहुत ही बड़ा कष्ट हो रहा है मजदूरों को, क्योंकि मजदूर से काम अधिक कराया जा रहा है, मजदूरी कम दिया जा रहा है। तो अब इनको भी लगा कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं इसका आवाज उठाना चाहिए, और इन्होंने एक समाज के पीड़ा को उठाया और मजदूरों की पीड़ा को समझने का प्रयास किया। तो करा मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में, मार्क्स किसके साथ मिला? एंगल्स के साथ मिला। ध्यान रखिएगा, मार्क्स जो थे वो किसके साथ मिल गए थे? एंगल्स के साथ मिलकर के। कितना ईस्वी में? 1848। ध्यान रखिएगा, 1848 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित करने में दो व्यक्ति थे, एक कार्ल मार्क्स थे और दूसरा एंगल्स। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो आप सीधा सीधी इसका आंसर आप लोग क्रिएट कीजिएगा, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि 1848 ईस्वी में, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ये जो साम्यवादी घोषणा पत्र जो जारी हुआ था, इसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपर्युक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से क्या किया? व्यक्त किया। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक है जिसने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। देखिए, बार बार परीक्षा में प्रश्न आया है, कई एक बार परीक्षा में प्रश्न जो है से कि एराइज किया है कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक था, जो समाज को उबारने वाला पुस्तक था, है ना। और इसकी रचना कार्ल मार्क्स ने, दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने कब किए थे? तो 1867 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल पुस्तक की रचना ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने कब किए थे? 1867 ईस्वी में किए थे, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछेगा, आप इसका जवाब दीजिएगा कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। और एक बात को और याद रखिए, बाइबिल जो है ना, ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। आप जहाँ सुने हैं ना, जिस प्रकार से हिंदू का पवित्र धर्म ग्रंथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता हो गया, इस्लाम का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान है, उसी प्रकार से ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ जो है वो बाइबिल है। आइए अब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का हम लोग चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स जी का प्रमुख 5 सिद्धांत थे, जिसमें पहला था, ध्यान रखिएगा, जिसमें पहला था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था, उसके बाद में चौथा जो था वो मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और उसके बाद में पांचवा जो था वो राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझने की जरूरत है। ये राज्यहीन
मतलब राज्यहीन का मतलब है कि जो राज्य से हीन है, जो राज्य में नहीं है, जिसके पास में राज्य नहीं है, जिसका अपना एक वर्ग नहीं है, जिसका एक अपना समूह नहीं है, उसे क्या करना है, उसे सबसे पहले उसको अपना एक राज्य दिलाना है, उसके बाद में उसका एक समूह बनाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में अलग गांव की भावना से न देख सके। आइए उसके बाद में अब हम लोग सबसे पहला जो इनका एक सिद्धांत रहा है, उस सिद्धांत के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है ऐतिहासिक भौतिकवाद। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत अच्छे तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग को लगता होगा कि बहुत ही सिंपल है, इतिहास या भूगोल बहुत अच्छा है। खैर सिंपल तो है, इजी है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि यही सब सब्जेक्ट जो है, सोशल साइंसेस वगैरह जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, आप अगर आगे चल करके अगर बीएड करते हैं, या फिर आप एमएड करते हैं, या फिर और ज़्यादा आगे अगर सिविल सर्विसेज वगैरह में आप जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका क्रेज आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसलिए आप अभी से बेसिकता इन तमाम बातों को सही तरीके से आप पॉइंट वाइज करके नोट करके इसको पढ़ने का प्रयास करें। देखिए, अब हम लोग चर्चा करते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब देखिएगा, बिहार सरकार का बीटीबीसी पुस्तक अगर हो तो आपके पास निश्चित तौर पे अच्छे तरीके से उसमें सब दिया हुआ है, और आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ने का करें। कि कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई। उसने कहा कि इतिहास उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों के बीच चल रहे निरंतर संघर्ष की कहानी है। देखिए, इतिहास ऐसे नहीं बनता है। इतिहास तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जब दो वर्ग आपस में क्या करता है, लड़ाई करता है। अब हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में अगर चर्चा कर लें, तो हिंदुस्तान का इतिहास अगर लड़ाई के बारे में अगर देखा जाए, वर्तमान लड़ाई के बारे में देखा जाए, वर्तमान में भारत में अगर जो संघर्ष अगर देखा जाए, तो हिंदू मुस्लिम का संघर्ष उठा लीजिए ना। हिंदू मुस्लिम का संघर्ष, हिंदू मुस्लिम का इतिहास, कहीं हर जगह पे कहीं हिंदू हो रहा है, कहीं मुसलमान हो रहा है, कहीं जो है से कि आपस में बैर, लड़ाई झगड़ा, द्वेष उत्पन्न करना, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है से कि आपस में एक दूसरे को लड़ा देना। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मतलब कुछ असामाजिक तत्व सिर्फ मुसलमान में है, कुछ असामाजिक तत्व सिर्फ हिंदू में है। हम तो ऐसा कल्पना करते हैं कि कुछ कुछ असामाजिक तत्व दोनों में है। तो मेरा एक कहना है, मेरा एक सुझाव है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमें कहना है कि आप ना तो कट्टर हिंदू बने, ना तो कट्टर मुसलमान, लेकिन एक कट्टर भारतीय बनिए, एक कट्टर हिंदुस्तानी बनिए। तब जा करके हिंदुस्तान में एक समूह, एक वर्ग का निर्माण हो सकता है, और निश्चित तौर पे समाज प्रगति की राह पे आगे बढ़ सकता है, और आपस में भाईचारा बना रह सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत लंबा कहानी की ओर नहीं चलना है। आइए कराए कि उसके अनुसार इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ। इतिहास के 5 चरण अब तक दृष्टिगोचर हैं, और छठा चरण आने वाला है। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित 6 ऐतिहासिक चरण है। देखिए, कार्ल मार्क्स जी के अनुसार 6 ऐतिहासिक चरण का चर्चा किया गया है, जिसमें हम लोग पहला बोलते हैं, पहला है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग, आदिम साम्यवादी युग, एज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उसके बाद में दूसरा है दास्ता का युग, दास्ता का
जोग, दास्ता का योग, है ना, स्लेव एस। उसके बाद में तीसरा है सामंती जोग, सामंती जोग। उसके बाद में चौथा नंबर पॉइंट है पूंजीवादी जोग, पूंजीवादी जोग, पूंजीवादी जोग। उसके बाद में पांचवा नंबर पॉइंट है समाजवादी जोग, समाजवादी जोग, समाजवादी जोग। उसके बाद में छठा नंबर पॉइंट है साम्यवादी जोग, कम्युनिस्ट एज, साम्यवादी, साम्यवादी जोग। देखिए शुरू से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला है कौन? पहला जो है वो आदिम साम्यवादी जोग। उसके बाद में दूसरा है दास्ता का जोग। उसके बाद में तीसरा जो है वो तीसरा है सामंती जोग। चौथा पूंजीवादी जोग। छठा समाजवादी जोग। और उसके बाद में छठा जो है साम्यवादी जोग। अब कराए कि मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। देखिए अगला जो टॉपिक है ध्यान रखिएगा, अगला टॉपिक मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ। मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, है ना। मार्क्स तथा प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, इसमें बहुत अच्छे तरीके से विचार करने की जरूरत है। आइए कराए समाजवादी आंदोलन के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी 1864 में। कितना ईस्वी में? 1864 में, ध्यान रखिएगा 1864 में प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। देखिए फर्स्ट इंटरनेशनल संघ की स्थापना कब हुआ? 1864 में। अगर हिंदी कहें तो इसका जो हिंदी है वो प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। इस संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को है। अंतरराष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुआ इस संघ को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स का माना जाता है। बहुत बेहतरीन पॉइंट है और बेहतरीन क्वेश्चन भी आता है, एकदम टू द पॉइंट करके क्वेश्चन पूछता है। कई एक बार परीक्षा में आ चुका है, शायद ये 2012 में एक बार पूछा था कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना किनके योगदान से हुआ। जब किनके योगदान से हुआ तो क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम ट्रिकली बन जाता है, कंजस्ट एकदम थोड़ा सा, मतलब क्या बोल रहे हैं उसको, हार्ड टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बन जाता है ना। अगर सीधा सीधी पूछ देता कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ तो 1864, तो सब कोई जान रहा था। लेकिन इसका जो स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है वो कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। करा अपने उद्घाटन भाषण में मार्क्स ने मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और कहा कि वे अपनी मुक्ति स्वयं ही और अपने प्रयत्नों द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि देखो तुम्हारी मुक्ति कोई नहीं दिला सकता है, तुम्हें अपने आप से मुक्ति को प्राप्त करना होगा। जब तक कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तिगत हाथों में है तब तक मशीनों का सुधार, उद्योग में विज्ञान के प्रयोग और उत्पादन कला में किसी भी सुधार से श्रमिकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए उनका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद का विनाश होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का मानना था कि सीधा सीधी मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही मकसद है कि पूंजीवाद का विनाश हो। जब तक पूंजीवाद का विनाश नहीं होगा तब तक श्रमिकों का किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि जिसके पास पूंजी है और पूंजी से वो मशीनीकरण कर रहे हैं, मशीनीकरण हो जाने की वजह से हजारों श्रमिक
बेरोजगार पड़ जा रहे हैं। इस सम्मेलन में नारा बुलंद किया गया। देखिए, कार्ल मार्क्स जी का एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में एक नारा दिया गया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा नारा है, इसको मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग देखिए। कह रहा है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, अधिकार नहीं। ध्यान रखिए, कर अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आप कर्तव्य कर ही नहीं सकते। आपको मान लिया जाए कहीं जाने का अनुमति मिल ही नहीं सके तो आप जा पाइएगा? आप जा करके कोई कर्तव्य का कोई काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले नंबर तो आपको अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। और आप अगर अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, अपना कर्म अगर नहीं करते हैं, तो आपको अधिकार भी मिलने वाला नहीं है। ये कार्ल मार्क्स जी का एक प्रबुद्ध शक्तिशाली नारा था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा। आगे अब पढ़ते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, सेकंड इंटरनेशनल। दूसरा जो है दूसरा पॉइंट था द्वितीय। ध्यान रखिएगा, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ। ध्यान दीजिए, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ कह रहा है कि विभिन्न देशों के समाजवादी दलों को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत सूत्रबद्ध करने के लिए 14 जुलाई 1889 को कहाँ? पेरिस में। ध्यान रखिएगा, कहाँ? पेरिस में। 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 20 देशों के, ध्यान रखिएगा, कितने देशों के? 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसे द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। इस संघ की स्थापना मार्क्सवादी समाज के तहत तेजी से फैलने का घोतक था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को, ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1889 को पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। 14 जुलाई 1889 को पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन में एक निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 1 मई को, ध्यान रखिएगा, 1 मई को जो मजदूर दिवस हम लोग मनाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस होता है। और यहीं से शुरुआत होता है। कहाँ से, कब से? 14 जुलाई 1889 को। कहाँ? पेरिस से, पेरिस में। और 20 देश के लोग जुड़ते हैं, लगभग 400 प्रतिनिधि होते हैं। और यह निर्णय लिया गया इसी दिन कि 1 मई का दिन मजदूर वर्ग की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 मई को, कब? 1 मई को मजदूर दिवस के, मजदूर की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 मई को मजदूरों की एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मजदूर के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग किया जाना भी तय किया गया। और ये भी तय किया गया कि मजदूरों को 8 घंटे, ध्यान रखिएगा, 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करना है। 8 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं करना है। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया।
इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय जो स्थापित किया गया वो कहाँ स्थापित किया गया? ब्रुसेल्स, ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स कहाँ स्थापित किया गया? ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 मई को। अब करा 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने क्या कर दिया? हड़ताल और प्रदर्शन किया। ध्यान रखें, यूरोप और अमेरिका में। और अब जानते हैं कि दुनिया के 2 ही महादेश ऐसा था जो सबसे अधिक मशीनीकरण करने में आगे था। एक था अमेरिका और दूसरा था अमेरिका में दो महादेश, एक उत्तरी अमेरिका, एक दक्षिणी अमेरिका, ये दोनों सम्मिलित था। उसके बाद में यूरोप महादेश, ये सभी मशीनीकरण में सबसे आगे थे और मजदूरों से काम लेने में भी आगे थे। क्योंकि जब बड़ा बड़ा मशीन हो गया तब ना मजदूरों की संख्या कम होने लगा और मजदूर की आवश्यकताएं कम हो गई। इसलिए 1 मई 1890 को सारे यूरोप में, अमेरिका में लगभग हजारों मजदूरों ने हड़ताल और प्रदर्शन किया। तब से 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सारे संसार में मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी सैन्यवाद एवं युद्ध के विरुद्ध आंदोलन तथा सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकार पर जोर। इस प्रकार समाजवादी आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत आधार मिलने पर श्रमिकों में विश्वास एवं इस आशा का संचार हुआ कि इतिहास उनकी तरफ है तथा भविष्य में एक ऐसे संसार का निर्माण होना है जो शोषण एवं उत्पीड़न से क्या होगा? मुक्त होगा। ध्यान रखिएगा, अब लोग सोचने लगा कि इस तरीके की जब आंदोलन, अब लोगों के अंदर में एक उत्सुकता जग रही है, अब लोग किसी के हाथों में गुलाम रहना नहीं चाहता है, तो कहीं न कहीं अब जो है से कि शोषण मुक्त समाज का निर्माण होगा, ये आशा अब उभर कर सामने आया। अब इसी के बीच में एक अगला क्रांति हो जाता है। उस क्रांति का नाम है 1917 की 1917 की बोल्शेविक क्रांति। 1917 की बोल्शेविक, ध्यान रखिएगा, 1917 की बोल्शेविक, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति। एक प्रश्न पूछता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो 1917 में, 1917 में। बार बार देखिए, 2-3 बार रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। तो 1917 ईस्वी में हुआ और इसमें पूरा विस्तार से बहुत सारा इसमें चैप्टर है। आइए बोल्शेविक क्रांति को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में लपेटने का प्रयास करें या पढ़ने का प्रयास करें। 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना रूस की क्रांति थी। इस क्रांति ने रूस के सम्राट अथवा जार, देखिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना। रूस में क्वेश्चन आता है, रूस में जार का अर्थ, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा कि रूस में जार का अर्थ जो होता है वो सम्राट होता है। क्या होता है? सम्राट होता है। रूस में जार का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? सम्राट होता है। अब कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ जार का अर्थ सम्राट होता है या सम्राट को वहां पे जार कहा जाता है। कहाँ? रूस में। अब देखिए आगे चर्चा कर रहा है कि जार के एक तंत्रीय निरंकुश शासन का अंत कर मात्र लोकतंत्र की स्थापना का ही प्रयत्न नहीं किया, अपितु सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में कुलीनों, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत किया तथा मजदूरों और किसानों की सत्ता को स्थापित किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति सही मायने में नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई थी। देखिए रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो मुख्य रूप से ना वो नवंबर, ध्यान रखिएगा, नवंबर 1917
नवंबर 1917। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई। इस क्रांति ने एक नई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था, साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया गया। अब देखिए, एक यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, सर्वहारा वर्ग, क्वेश्चन आएगा सर्वहारा वर्ग पर टिप्पणी लिखें। तो सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है कि जिसमें सभी वर्ग सम्मिलित हो, चाहे वो पूंजीपति वर्ग हो, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे वो उद्योगपति वर्ग हो, या फिर किसी भी समाज का वर्ग हो, और उस वर्ग के अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हो, इन तमाम लोगों को एक धारा में ला करके जोड़ने का प्रयास किया गया। अब करा, इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, कारण हम लोग बाद में देखेंगे, आज लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग, चूंकि ये पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने का प्रयास करें, लंबा वीडियो हो रहा है ना। इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, ध्यान रखिए, क्या था जी, इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। कारण को हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो कारण था, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। पहला जो कारण था वो क्या था, जार की निरंकुशता जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। उसके बाद में इसका दूसरा जो कारण था वो कृषकों की दयनीय स्थिति। दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। उसके बाद में इसका तीसरा कारण जो था, वो तीसरा कारण था मजदूरों की दयनीय स्थिति। तीसरा जो कारण था वो मजदूरों की दयनीय स्थिति। उसके बाद में चौथा जो कारण था औद्योगिकरण की समस्या। चौथा था औद्योगिकरण की समस्या। उसके बाद में पांचवा जो कारण था वो रूसीकरण की नीति। पांचवा पॉइंट था रूसीकरण की नीति। उसके बाद में छठा पॉइंट विदेशी घटनाओं का प्रभाव। छठा पॉइंट था विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ध्यान रखिए, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। अब ये विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं के प्रभाव में ये दो बातें होती हैं। पहला क्या था, पहला था क्रीमिया का युद्ध। विदेशी घटनाओं में पहला जो था वो क्रीमिया का युद्ध। ध्यान रखिएगा, ऐसा बाद में विस्तार से हम लोग चलेंगे। अभी सिर्फ क्या कारण था बोल्शेविक क्रांति होने का, रूस में क्रांति होने का, उसका क्या प्रभाव दुनिया के स्तर पर पड़ा, इसको हम लोग अभी सिर्फ देख रहे हैं, पॉइंट वाइज देख रहे हैं। इसको फिर कल आगे पार्ट 3 में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रीमिया का
युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, और दूसरा था जापान से पराजय। दूसरा जापान से पराजय, जापान से पराजय तथा जापान से पराजय तथा 1905 की क्रांति। 1905 की क्रांति। यहाँ पे बड़ा शर्मनाक हार होता है भैया जापान रूस को, ध्यान रखिएगा। इतना बड़ा शक्तिशाली देश रूस है ना, और हार जाता है किससे? एक छोटा सा देश जापान से। एक छोटा सा, एक चुटारी सा देश है, एकदम छोटा, चूहा का बच्चा होता है ना चुटारी, वैसा देश जापान से रूस क्या हो जाता है? हार जाता है। और उसके बाद में इसमें सातवां कारण जो था, सातवां कारण और एक आठवां, दो कारण बचा हुआ है, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। सातवां कारण जो था वो रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव। सातवां था रूस में मार्क्सवाद, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों तथा बुद्धिजीवियों, ध्यान रखिएगा, बुद्धिजीवियों, बुद्धिजीवियों, बुद्धिजीवियों का योगदान, बुद्धिजीवियों का योगदान। उसके बाद में आठवां नंबर पॉइंट था तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आठवां पॉइंट था, ध्यान रखिएगा, ये आठवां पॉइंट था तात्कालिक, तात्कालिक, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, पराजय। तो ये था इसका कारण, इतना कारण था जी। उसके बाद में आएगा मार्च की क्रांति एवं निरंकुश तंत्र, है ना, रूसी क्रांति, रूसीकरण की नीति, यानी कि उसके बाद सॉरी, इस क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? बोल्शेविक क्रांति हुआ था क्यों? तो इसका जो मुख्य कारण था उसमें पहला था क्या? पहला था जार की निरंकुशता। पहला क्या था जी? जार की निरंकुशता के कारण, मतलब जार, जार मतलब सम्राट, राजा, राजा बड़ा निरंकुश होता था, इसलिए क्या हो गया? ये बोल्शेविक क्रांति हुआ, है ना। उसके बाद में कृषकों की दयनीय स्थिति, खेती करने वाले लोगों की दयनीय स्थिति, फिर उसके बाद में मजदूरों की दयनीय स्थिति, जो मजदूरी कर रहा है उन मजदूरों की भी दयनीय स्थिति था। उसके बाद में औद्योगिकरण की समस्या थी, है ना। उसके बाद रूसीकरण की नीति का भी समस्या था, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, क्रीमिया का युद्ध हो गया, उसके बाद में जापान से पराजय, मतलब रूस हार गया। उसके बाद में 7 नंबर पॉइंट जो बना वो रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान मिल गया। फिर तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो जाता है, यानी कि रूस क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध में हार जाता है। तो आज इतना ही, इसके बाद में हम लोग आगे चर्चा करेंगे पार्ट 3, ठीक है। अगले लेसन में हम लोग चर्चा करेंगे आगे जो पार्ट, ध्यान रखिएगा, पार्ट 3। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 8294375747 यानी 8294375747 पे आप पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको जहां तक होगा मैं मदद करने का प्रयास करूंगा, है ना। थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।